हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बात जब अरमानों और ख्वाहिशों की होती है तो मिर्जा गालिब का ये शेर अक्सर जुमा पर आ जाता है। अब ये किस्सा कुछ ऐसा ही है। हमें मिर्जा गालिब की याद आ ही गई। बिल्कुल, आखिर पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम किसे नहीं चाहिए, लेकिन एक मजदूर ने हाथ आए खजाने को प्रशासन के हवाले कर दिया क्योंकि उसने अपने अरमानों और ख्वाहिशों से ज्यादा अपने ईमान को तवज्जो दिया। हिंदुस्तान की धरती में मिला एक और खजाना, ऐसा खजाना जो किसी की भी किस्मत पलट दे। लेकिन जब ईमान की बात हो तो खजाने की चमक भी फीकी पड़ गई। आखिर कहां मिला 18वीं शताब्दी का खजाना? क्या है उस खजाने की कहानी? आज जेएनटी आपको खजाना भी दिखाएगा और ईमानदारी की चमक भी। खजाना भी कोई ऐसा वैसा खजाना नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी दौलत जो किसी की भी किस्मत बदल दे। लेकिन बड़ी बात यह कि बेशकीमती चांदी के सिक्कों की खनक भी इस मजदूर का ईमान डिगा नहीं पाई। जी हाँ, और यह मजदूर चांदी के सिक्कों का मटका लेकर पहुंच गया थाने और बोला, साहिब मुझे ये खजाना मिला है। अब तक ये खजाना जमींदोज था। एक पुराने मकान की खुदाई करते वक्त इस मजदूर की इस खजाने पे नजर पड़ी और अब प्रशासन इसका पुरातात्विक महत्व समझने में जुट गया है। ये हैं हल्ले अहिरवार, मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। अचानक इन्हें 18वीं शताब्दी का अनमोल खजाना मिला। यहां से उनकी जिंदगी पलट सकती थी, लेकिन खजाने की चमक भी उनके ईमान को डिगा नहीं सकी। ये कहानी एमपी के दमोह की है। दमोह शहर के असाटी वार्ड में एक मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तभी निर्माण कार्य के दौरान खुदाई कर रहे मजदूर हल्ले अहिरवार को चांदी के सिक्कों से भरा एक मटका मिला। पहले हल्ले अहिरवार चांदी के सिक्कों को अपने घर लेकर चला गया, लेकिन फिर उसे लगा कि सिक्के पुलिस को दे देने चाहिए, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर टीआई को सिक्के सौंप दिए। गड्ढा खोद रहे थे, ये हमको मिले तो फिर हम अपने घर पे ले गए। हम डरने लगे तो फिर हमें अपने आप लगा कि हम ये टीआई साहब को सौंप देंगे। बताया जा रहा है कि मटके में ब्रिटिश काल के करीब 240 सिक्के थे, जिन्हें जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। दमोह जिले के हल्ले अहिरवार सन ऑफ गोविंद प्रसाद अहिरवार, उम्र 26 वर्ष, निवासी बड़ापुरा, ये थाने में करीब 240 सिक्के जो ब्रिटिश शासन के समय के हैं, विक्टोरिया के समय के, ये लेके आए हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। चांदी के जो सिक्के मिले हैं उस पर तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है, जिसे 18वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। मौजूदा समय के हिसाब से हर एक सिक्के की कीमत 800 रुपए प्रति सिक्का बताई जा रही है, यानी 240 सिक्कों के हिसाब से इनकी कीमत 1,92,000 रुपए होगी। लेकिन पुरातात्विक महत्व का होने की वजह से इन सिक्कों की कीमत कहीं ज्यादा हो सकती है। जिस जगह कॉलम के लिए गड्ढा खोदते समय युवक को सिक्के मिले हैं, वो काफी पुराना मकान है। पुलिस ने फिलहाल खुदाई का काम बंद करा दिया है। अब मौजूद लेबर सिर्फ मिट्टी को समतल करने का काम कर रही है। दमोह से शांतनु भारत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी की जमीन में छिपा खजाना मिलता है या पुरातन महत्व की कीमती वस्तु मिलती है तो उस पर नियम क्या कहता है? क्या उस खजाने को ढूंढने वाले को कोई हिस्सा मिलता है? क्या जमीन के मालिक को कोई हिस्सा मिलता है? आइए एक्सपर्ट की जुबानी जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस मामले में नियम क्या कहते हैं। हमारा जो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है और जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें इस एक्ट में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि अगर भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति में, यानी कि मकान की खुदाई के दौरान या कहीं किसी जमीन को समतल करते हुए या खेती कृषि आदि करते हुए कोई भी वस्तु जो कि ऐतिहासिक है, चाहे वो सिक्कों के रूप में है, चाहे मूर्तियां हो या कोई इस तरह की विषय वस्तु हो, वो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएम को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बतानी होगी। और वो अगर उसको घोषित करता है तो उस पर उसका दावा बनता है। उसके ऊपर जिला प्रशासन एएसआई को अपनी रिपोर्ट देगा और एएसआई अगर उसको महत्वपूर्ण मानती है या किसी म्यूजियम में रखने लायक चीज मानती है तो उस व्यक्ति को भी, क्योंकि उसकी पैतृक संपत्ति में से, उसकी जमीन में से, उसके मकान में से वो चीज प्राप्त हुई है भूमि में से,
तो उस का सम्मान रखते हुए उसकी जो मेटल की कीमत है या जो भी निर्धारित वो कमेटी करे वो उसको दी जानी चाहिए, और ऐसा हमारा देश का कानून कहता है। और दिल्ली एनसीआर के लिए ऐसी अच्छी गुड न्यूज और क्या होगी कि मौसम मेहरबान है और वीकेंड दस्तक दे रहा है, यानी आपकी तफरीह का पूरा इंतजाम है। भाई इंतजाम तो होगा ही, क्योंकि मौसम जो मेहरबान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से अगले 2 से 3 दिन दिल्ली और एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे, आवाजाही रहेगी, हवा सुहावनी होगी, यानी कि चुभन वाली गर्मी से फिलहाल आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अप्रैल में सुहावने मौसम का लुत्फ उठाइए। अब दिल्ली की फिजा कूल है। दिल्ली एनसीआर में अब मौसम सुहाना हो गया है। कल की बारिश के बाद सूरज देवता का मिजाज भी थोड़ा नरम हुआ है। पिछले कुछ दिनों से 40 डिग्री से ऊपर का तापमान झेल रहे दिल्ली वासियों के लिए आज की सुबह ठंडी हवा की सौगात लेकर आई। जिन दिल्ली वासियों के लिए सुबह की सैर भी थका देने वाली थी, उनके चेहरों पर आज सुकून दिखा। लोग मौसम का मजा लेते दिखाई दिए। अभी तो मौसम बिल्कुल शानदार हो गया है और एयर पोल्यूशन भी काफी कम हो गया है। हुई है शाम को, हाँ, उसके बाद कैसा मौसम? बिल्कुल मन बिल्कुल खुश हो गया और सब कुछ साफ साफ क्लीन है और सांस लेने में भी काफी सुकून है। आप यूजुअली एवरीडे वॉकिंग पे आती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कैसा फील करती हैं? आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल फरवरी का मौसम आ गया हो। रोज के आने वाले हैं, कल परसों काफी पिछले पूरे सप्ताह से मौसम काफी गर्म था। आज सुबह का मौसम बड़ा सुहावना है, बड़ा प्लेजेंट वेदर है, पोल्यूशन भी कम है, बड़ी फ्रेश एयर है और मतलब कुल मिला के मजा आ रहा है। सुबह आके मॉर्निंग वॉक करके अच्छा लग रहा है और ऐसा ही दिल्ली में वेदर रहे तो लोग चाहते हैं कि मौसम की मेहरबानी उन पर ऐसी ही बनी रहे। हालांकि मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट बनी रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिसके प्रभाव से हिमालय रीजन में भी काफी रेनफॉल एक्टिविटी हुआ, उसके कारण क्या रहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के टेम्परेचर्स में गिरावट आ गई और अभी भी आने वाले 4-5 दिनों में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जहां टेम्परेचर्स हीट वेव लाइक सिनेरियो बने। मौसम विभाग की माने तो कल यानी 22 अप्रैल को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रह सकता है। वहीं 23 अप्रैल की बात करें तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की उम्मीद है। 2 दिन के बाद प्लेन्स पे भी उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। हमारी उम्मीद है कि 2 से 4 डिग्री जैसे थोड़ा ज्यादा ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों में भी कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं इन राज्यों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड और उत्तरी पंजाब में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। कुल मिलाकर राहत की बारिश कहीं बरस गई है तो कहीं बरसने वाली है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोगों को कुछ दिन के लिए ही सही चुभती जलती गर्मी से राहत मिलने वाली है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गुड न्यूज है। केदार घाटी में मौसम खुला सा है, बर्फबारी थम गई है और धूप निकल आई है। आपको बता दें कि 25 तारीख से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। उम्मीद है कि तब तक मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सुहाने मौसम में भक्त यात्रा का श्री गणेश कर पाएंगे। सनातन आस्था के अलौकिक धाम केदारनाथ में महादेव की साक्षात कृपा नजर आने लगी है, जिसके बाद 4 धाम यात्रा के प्रबंधकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों में केदार घाटी में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हो रही थी, उससे धाम यात्रा के व्यवस्थापकों की नींद उड़ी हुई थी। पर बाबा केदार ने कपाट खुलने से 4 दिन पहले स्वयं उनकी चिंता दूर कर दी। केदारनाथ का मौसम अब बिल्कुल साफ हो गया है। साफ आसमान और खिली धूप के साथ समूची केदार घाटी स्वर्ग जैसी छटा बिखेर रही है।
आज मौसम साफ है। हम बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि अब मौसम साफ रहे, क्योंकि बाबा केदारनाथ के यात्रा से पूरे चारों धाम के लोगों की यात्रा जुड़ी है, स्थानीय लोगों का रोजगार जुड़ा है। आप देख सकते हो आज मौसम बिल्कुल साफ है। केदारनाथ में मौसम साफ होने की खबर से उन श्रद्धालुओं के दिल को सुकून मिला होगा जिन्होंने कपाट खुलने के अलौकिक अद्भुत नजारे को देखने के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था। साथ ही स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की बदौलत उनकी आजीविका चलती है। दरअसल शनिवार को अक्षय तृतीया के मौके पर चार धाम यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। उसके बाद केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली सुबह 9 बजे शीतकालीन गद्दी स्थल से केदारनाथ के लिए रवाना हुई। दरअसल ठंड के मौसम में बाबा केदार को केदार घाटी से ले जाकर रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और कपाट खुलने से पहले बाबा की गद्दी पूरी श्रद्धा और अनुष्ठान के साथ केदारनाथ ले जाई जाती है। प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे, केदारनाथ। कल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे। चार धाम यात्रा का शुभारंभ होगा। चार धाम यात्रा से पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। पूरा धाम और आसपास का इलाका बर्फ से ढका हुआ है। जी हां, कल कपाट खुलने से ठीक पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने इन दोनों धामों में तैयारियों का जायजा लिया है। फिलहाल मौसम खुशगवार है, तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों में उत्साह है। देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से आई हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगोत्री और यमुनोत्री से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी और बारिश के बाद आज पहाड़ों की तस्वीर कुछ बदल करके सामने आ रही है। यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो यमुनोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ के आगोश में समा चुका है और उसके साथ ही गंगोत्री धाम में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इस बार 22 अप्रैल यानी कि कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चार धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बार जहां यात्रियों को तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, उसके साथ ही पर्यटन के अद्भुत नजारों का भी लाभ यात्रियों को मिलने वाला है। गंगोत्री धाम की तरह ही आसमान से बरसती बर्फीली बूंदों ने यमुनोत्री धाम का भी बर्फीला श्रृंगार किया है। यमुनोत्री धाम में आधा फीट बर्फ जम चुकी है। धाम और धाम के चारों ओर बर्फ की मोटी परत बिछी है। मां यमुना जी का धाम आप देख सकते हैं। आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 को बर्फ से ढका हुआ लगभग और कल मां यमुना जी की डोली यहाँ पर आएगी और मां यमुना जी के कपाटों उद्घाटन होने हैं। चार धाम के जो कपाट का उद्घाटन होना है प्रथम धाम यमुनोत्री धाम से ही होना है और आप देख सकते हैं यमुनोत्री धाम का सुंदर नजारा। पारंपरिक तौर से चारधाम यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, मतलब यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ में पूरी होती है। श्री गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को दिन में 12:35 पर खुलेंगे। 22 अप्रैल को भैरव घाटी से मां गंगा की डोली सुबह 9:30 बजे गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 22 को 12:41 पर खुलेंगे। चारधाम यात्रा से पहले हमारे संवाददाता ओंकार बहुगुणा ने इस पावन रूट पर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं खरसाली खुशी मठ, जो कि यमुना जी का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। मां यमुना जी की भोग मूर्ति यहाँ पर 6 माह के लिए विराजमान रहती है शीतकाल में। और अब जो आने वाला अक्षय तृतीया का पावन पर्व है 22 अप्रैल को, उसी दिन मां यमुना की ये भोग मूर्ति जो कि अंदर विराजमान है, विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, निर्वाण दर्शन यहाँ पर जो है मां यमुना के हो रहे हैं। ये भोग मूर्ति डोली के माध्यम से अपने भाई शनिदेव, जिन्हें की स्थानीय भाषा में यहाँ पर सोमेश्वर महाराज कहा जाता है, उनके साथ यमुनोत्री धाम में विराजमान होंगी और यमुनोत्री धाम में विराजमान होते ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। अब जबकि चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले ही बर्फबारी ने नजारा दिलकश बना दिया है।
बर्फबारी की वजह से यात्रा में कुछ दुश्वारियां भी पेश आ सकती हैं, लेकिन भक्तों के उत्साह के आगे सारी परेशानियां बेमानी है। श्रद्धालुओं के जोश, उमंग और उत्साह के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली लिए चलते हैं, चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं जहां पर सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन उनके लिए गुड न्यूज आ गई है। यहां सफेद बाघ के शावकों को अखाड़े में छोड़ दिया गया है भाई। और पर्यटक जब जूलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ के शावकों का दीदार कर पाएंगे तो फिर नजारा कुछ और ही होगा। बिल्कुल, और वो देखने वाली बात होगी। दोनों शावकों का नाम भी रखा गया है। आपको बता दें, जो नर शावक है उसका नाम व्योम है, जबकि मादा शावक का नाम अवनी रखा गया है। और दोनों शावकों के खेलने कूदने के लिए बाड़े में खास करके इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली जू की हैं। यहाँ चिड़ियाघर में सफेद बाघ के शावकों को अब बाड़े में छोड़ दिया गया है। बाहर निकलने के बाद नन्हे व्हाइट टाइगर पार्क में अपनी मां के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। इन दोनों नन्हे व्हाइट टाइगर्स का नाम अवनी और व्योम रखा गया है। ये दोनों शावक करीब 8 महीने के हैं और चिड़ियाघर में अपने परिवार के साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही बाड़े में शावकों के खेलने कूदने के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में और यहीं सफेद बाघिन का पूरा परिवार रहेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल ने छोटे शावकों का नामकरण भी किया है। एक का नाम अवनी और दूसरे शावक का नाम व्योम रखा है। शावक अभी 8 महीने के हैं तो उनके खेलने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अखाड़े में स्विमिंग पूल बनाया गया है ताकि छोटे शावक आराम से खेल सकें। इसके साथ ही शावकों को चिड़ियाघर के माहौल में ढालने और गर्मी से राहत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे एनक्लोजर में उनके लिए स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे गर्मी है तो जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहे उनके लिए वहाँ पे, और गर्मी के अनुसार उनका मतलब वो अडेप्ट कर पाए अपने धीरे धीरे तापमान को। और एक छोटा सा उनके लिए पूल है जिसमें भी वो काफ़ी अभी इंजॉय कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम गए हैं तो पानी में उन्होंने खूब अटकेलियाँ करी हैं दोनों शावकों ने। बता दें कि चिड़ियाघर में 8 महीने पहले सीता नाम की बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया था, जिससे जूलॉजिकल पार्क में सफेद बाघों का कुनबा भी अब बढ़ गया है। अब यहां व्हाइट टाइगर्स की कुल संख्या 5 हो गई है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एक बेहद शुभ समाचार। कोलकाता वासियों का सफर अब जल्द ही बेहद आसान होने वाला है। कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार किसी मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग से होते हुए अपना सफर पूरा किया है। जी हाँ, और कल मेट्रो का ट्रायल रन कामयाब रहा। आने वाले वक्त में आम जनता इस अंडर वाटर मेट्रो की यात्रा कर पाएगी और कम वक्त में आरामदायक सफर का आनंद ले पाएगी। ये सुरंग इस मेट्रो ट्रेन को गंगा नदी के नीचे से अपने मुकाम पर पहुंचाने की राह खोल रही है। कोलकाता में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का सपना अब इस मॉडल से निकलकर हकीकत बन चुका है। गुरुवार को इस अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल रन पूरा करके कोलकाता मेट्रो ने एक इतिहास रच दिया। वाकई में ये तो एक हिस्ट्री, एक इतिहास रचा गया कोलकाता मेट्रो की तरफ से, क्योंकि भारतवर्ष में, इंडिया में सबसे पहली जो रिवर के नीचे से जो मेट्रो जाएगा वो है कोलकाता मेट्रो, और वो गंगा रिवर के नीचे से जाएगा, जो कि हावड़ा मैदान से शुरू होगा और एस्प्लैनेड तक चलेगी। ये मेट्रो ट्रेन हावड़ा मैदान से लेकर एस्प्लैनेड तक जाती है। इस राह में हावड़ा और महाकरण स्टेशनों के बीच ये मेट्रो गंगा नदी के नीचे से गुजरेगी। आई एस्प्लैनेड और महाकरण स्टेशन, उसके बाद जो कोलकाता और जो हावड़ा है उसको आइडेंटिकल ट्विंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस दोनों के बीच में जो है कि होली रिवर गंगा है, और उस गंगे के नीचे से ही इस वक्त जो है कोलकाता मेट्रो की सफर चल रही थी। और ये एकदम सक्सेसफुल रहा। जो ट्रायल रन था वो सक्सेसफुल रहा। गुरुवार को मेट्रो का ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और आने वाले वक्त में ये मेट्रो आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। इस अंडर वाटर ट्रैक के जरिए कोलकाता मेट्रो इतिहास रचने के साथ साथ जनता के लिए सहूलियत की एक नई सौगात भी लेकर आ रही है।
कोलकाता से अनिर्बान सिन्हा रॉय, गुड न्यूज टुडे। ईद के मौके पर पुराने लखनऊ की तंग गली में एक दुकान का आजकल आपको बता दें वहां पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। 95 साल पुराने इस दुकान का नाम है इत्र महल, जहां इत्र का कारोबार पिछली 5 पीढ़ियों से जारी है। और पिछले 9 दशक से खुशबू की ये विरासत कायम है। जो भी इत्र महल के करीब से गुजरता है, इस दुकान की खुशबू उसे अपनी ओर खींच लेती है। यूं तो लखनऊ अपने खाने से लेकर अदब और शायरी के लिए जाना जाता है। नवाबों के इसी शहर की एक तंगली में मौजूद है वो सालों पुरानी दुकान जो खुलूस और खुशबू से तर है। पुराने लखनऊ की सबसे पुरानी जगह चौक का वो अकबरी गेट, जिसकी एक गली के पास से भी अगर गुजर जाएं तो न जाने कितनी तरह की खुशबू आपको खुद ब खुद एक दुकान की तरफ खींच ले जाती है। तो फिर नाम या पते में क्या ही रखा है। इबादत का महीना रमजान खत्म होते ही एक तोहफा मिलता है, वो तोहफा है ईद का। और ईद के लिए लोग बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका एक बहुत बेहद खास चीज की होती है, वो है खुशबू। अगर आप लखनऊ में हो और इजहार संस के खुशबू की बात न करें तो शायद बात और शायद जश्न भी अधूरा रह जाएगा। इत्र महल नाम की ये दुकान 95 साल की वो विरासत है जिसे इमरान अहमद अब्बासी पिछले कई सालों से संजो रहे हैं, सींच रहे हैं और रोशन कर रहे हैं। कि खुलूस और मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए आप ही का शहर है। या यूं कहूँ कि कहाँ ये होश कि कुछ एहतमाम हम करते, ये बामुद्दत तेरे आने से जगमगाते हैं। हम लोग मतलब ये कि पुश्तैनी जो है वो यहाँ से बराबर आते रहे हैं और यहीं के फ़ैन हैं। और इनके पास में इतनी माशाल्लाह से वैरायटी है कि आपको किसी मतलब ये कि कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपको एक इत्र नहीं पसंद आया तो आप दूसरा ले लिए। मतलब वैरायटीज है माशाल्लाह से, ये कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस दुकान पर सिर्फ इत्र नहीं मिलता बल्कि वो खुलूस और वो अदब भी मिलता है जो लखनऊ की आज भी पहचान है। ये मेरे बुजुर्गों की मेहरबानी है कि उनके लिए मैं एक ये शेर अर्ज करूं कि कैद खुशबू और फिजाओं को मुअत्तर करना, कैद खुशबू और फिजाओं को मुअत्तर करना अपने अजदाद से मैंने ये हुनर सीखा है। लखनऊ की आवाम नफासत पसंद है और लखनऊ के इत्र जो बनते हैं उनको नज़र में रख के, उनकी नफासत और नज़ाकत को नज़र में रख के बनाए जाते हैं। तेज़ खुशबुएं नहीं पसंद की जाती हैं लखनऊ वालों में, क्योंकि लखनऊ का मिजाज सूंघने में यह है कि रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, ता वो गुल छनी हुई जाए दिमाग में। खुशबू किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब उसमें खुलूस की चाशनी घुल जाए तो महक दोगुनी हो जाती है। शायद यही वजह है कि इस इत्र महल में कई नामचीन हस्तियां भी तशरीफ ला चुकी हैं। लखनवी इत्र की एक खास बात यह भी है कि इसकी खुशबू बहुत तेज नहीं होती, पर उसका असर यह होता है कि वो देर तक रहती है, बिल्कुल लखनऊ की तरह, जिसकी नजाकत और नफासत को इन खुशबुओं में भी महसूस किया जा सकता है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। इबादत में, मोहब्बत में, हर जश्न में, हर खुशी में खुशबू जरूरी है। ईद से पहले लोगों ने खुशबू की खरीदारी शुरू कर दी है और यहाँ इजहार संस में लखनऊ की विरासत को खुशबू में ढालकर लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। उदयपुर के मशहूर प्रताप गौरव केंद्र पे वाटर लेजर शो की भव्य शुरुआत की गई, जब 20 फीट ऊंचे पानी के पर्दे पर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को प्रस्तुत किया गया तो दर्शक जोश और देशभक्ति से झूम उठे। करीब 25 मिनट के इस वाटर लेजर शो ने सभी का दिल जीता। आप भी देखिए इस अद्भुत शो की एक झलक। करने वाले महाराणा सांगा की धरा चेतना कभी स्वीकार नहीं। एक ऐसा वीर जिसके तेज से दीप्तिमान हुआ न केवल मैदान, तलवार से एक ही बार से बहरोज खान को शिरस्त्राण। 9 मई 1540 ईस्वी मेवाड़ के प्रतीक था।
चाय, चर्चा और चकल्लस करते करते कैसे पूरा हफ्ता बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। बातें करते करते शुक्रवार आ गया, तो चलिए वीकेंड पर आप भी एंजॉय कीजिए। मिलेंगे मंडे को, मिलेंगे ट्यूसडे को। वीकेंड पर हमारी वाली चाय आप मिस कर सकते हैं, इन सबको भी मिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको कल फिर मिलूंगी।